नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संदेश गर्ग है और बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं संदेश गर्ग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पर आपके लिए बहुत प्रेरणादायी कहानियों को सामने लेके आते हैं। आज भी कुछ ऐसी कहानी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। कहते हैं कि जब किसी के अतीत के बारे में जानना हो, किसी व्यक्ति या किसी देश के अतीत को जानना हो, तो वहां की विरासत के बारे में जानना चाहिए। और खास तौर पर ये विरासत जो शब्द है, इसके मायने हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। कोई अपनी गाड़ी को विरासत समझता है, कोई अपने घर को विरासत समझता है, लेकिन जब बात पूरे देश की होती है, पूरे प्रदेश की होती है, या कहें कि हम जिले की बात होती है, तो इसके मायने बदल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्मारक होते हैं, बहुत सारे स्थल होते हैं जिनका संरक्षण करना अपने आप में एक चुनौती भरा काम होता है। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के पीछे एक चेहरा छुपा हुआ होता है। और आज हम ऐसे ही एक शख्स से मिलने जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो ना सिर्फ विभिन्न मंचों पर पूरे देश भर में सम्मानित है, बल्कि रिसेंटली अभी दैनिक भास्कर द्वारा सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अशोक शर्मा जी, पुरातत्व अधिकारी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बियॉन्ड द सीन के शो में। नमस्कार। सर, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है आज आपके बीच उपस्थित होकर, आपके साथ यहाँ पर आपसे बातचीत करके। और आज आपके माध्यम से हम हमारे दर्शकों तक मुरैना की जो धरोहर है, जो जिस तरीके से आपने अपने कार्यकाल में यहाँ पुरातत्व को विकास किया है, उसके बारे में हम आपके द्वारा एक मैसेज पहुंचाएंगे और ये भी जानेंगे कि साथ में आपके जीवन के सफर की शुरुआत कैसे हुई। तो सर, यहीं से हम शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि विरासत क्या होती है, हेरिटेज क्या है। मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, मुरैना अमर शहीद पंडित बिस्मिल संग्रहालय का यहाँ पुरातत्व अधिकारी हूँ जिले का। और ये संभागीय मुख्यालय है, जिसमें मुरैना, भिंड और श्योपुर तीनों जिलों का समावेश करके यहाँ पर विरासत को सजोया गया है। और इसमें संग्रहालय एक छत के नीचे पूरा तीनों जिलों की विरासत को सजो कर रखने के लिए, पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों को दिखाने के लिए कि पर्यटक विरासत को देखने के लिए मुरैना, भिंड या श्योपुर ये तीनों जिलों को घूमेगा तो कम से कम उसको 5-6 दिन से ज़्यादा ही लगेगा जी। लेकिन संग्रहालय बनाने का उद्देश्य ये था कि पर्यटकों को असुविधा न हो और उसको पूरा चंबल संभाग का निचोड़ और संग्रहालय में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर हमने तीनों जिलों के पुरातत्व, पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र को का प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर हमने इस तरह का पूरा एक दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया गया है। तो सर, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर पूरे संभाग का जो इतिहास रहा है, जो हमारे पास स्मारक रहे हैं, स्थल रहे हैं, उन सभी की विरासत यहाँ सहेज कर आपने संग्रहालय में रखी हुई है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में आपको कैसे प्रेरणा मिली यहाँ पुरातत्व विभाग में काम करने के लिए, और आपके जीवन के सफर की शुरुआत यहाँ कैसे हुई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा परिवार एजुकेटेड परिवार रहा है और मेरे परिवार में मेरे फादर भी रिटायर्ड प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए और मेरे बड़े भाई भी प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी से रिटायर्ड हुए हैं। तो मैं ये चाहता था कि एक मैं अलग से कोई सब्जेक्ट लेके पढूं। और जब मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, ग्रेजुएशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई एक अन्य सब्जेक्ट से एक नया सब्जेक्ट हटके और उससे मैं पीजी करूंगा जी। तो पीजी करने के लिए मैं अपने जीवारी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ स्टडीज में मेरा अंकों के आधार पर, मेरिट के आधार पर वहाँ पीजी में एडमिशन होता था।
तो उसमें मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में प्रवेश लिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ से मैंने पीजी किया। पीजी करने के बाद मेरे को कहा कि पीजी करने के बाद थोड़ी मेरी पढ़ाई अधूरी है, तो पढ़ाई अधूरी करने के बाद मेरे को एक हमारे यहाँ एक स्पेशलिस्ट जो माना जाता है जी, तो म्यूजियोलॉजी होता है जी, तो म्यूजियोलॉजी यहाँ नहीं था। तो पीजी की सीटें केवल मेरे टाइम में 10 सीटें थी जो एसओएस में होती थी, बाकी कहीं नहीं थी होती। ग्वालियर यूनिवर्सिटी में थी, कुछ उज्जैन यूनिवर्सिटी में थी, तो लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी जीवाजी यूनिवर्सिटी में मेरा चयन हुआ और एसओएस से मैंने पीजी करने के बाद जब मेरा पीजी पूरा हो गया तो फिर मैं म्यूजियोलॉजी करने के लिए मुझे भोपाल मिला एडमिशन जी। और म्यूजियोलॉजी वहां से मैंने किया। उसके बाद मैं इसका स्पेशलिस्ट बन गया, म्यूजियम का, विरासत का और इस तरह की विरासत को पूरा सजोने का। जी। तो स्पेशलिस्ट होने के कारण जिस तरह से डॉक्टर लोग एमडी होते हैं, कोई एमएस होते हैं, इस तरह से मैं एक आर्कियोलॉजी का एक स्पेशलिस्ट हो गया था। और इसमें आने के बाद फिर मैं इस विभाग में आ गया। इस विभाग में मुझे मिला, पहली पोस्टिंग मेरी भोपाल में हुई, भोपाल के बाद मुरैना हुई। तो मुरैना में फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद मेरा डीएसपी के लिए सिलेक्शन हुआ पुलिस में जी। पीएससी दी थी मैंने, तो पीएससी में मेरा कुछ वहाँ फ्रैक्चर हो गया अंडर ट्रेनिंग, तो मुझे पासिंग आउट से पहले नहीं लिया गया। तो ये मेरा थोड़ा सा उस समय दुर्भाग्य रहा। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मैं डिप्टी कलेक्टर के लिए भी सिलेक्शन हुआ और डिप्टी कलेक्टर के बाद फिर इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो मैंने अपना यहीं से पूरा कैरियर स्टार्ट किया और मैंने एलएलबी भी किया हुआ था। तो एलएलबी मेरा उसमें जुडिशियल में भी हुआ, ओके। लेकिन जुडिशियल में मुझसे रिश्वत मांगी गई तो मैं जुडिशियल में भी नहीं गया। मेरा फोकस केवल, क्योंकि मेरी एजुकेशन मेरा इसमें म्यूजियोलॉजी और उसके बाद में मेरा रिसर्च वर्क भी हुआ, तो मेरे डॉक्टरेट भी मेरी इसमें हुई मेरे को, तो एक पारंगत हो गया था। जिस समय मेरी यहाँ मुरैना पोस्टिंग हुई थी तो मुरैना में पुरातत्व के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं था, तो लोग पुरातत्व को जानते नहीं थे। तो जब मैं मुरैना में मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने मेहनत करके यहाँ पर जब मैं टूर पे जाता था या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, एसपी साहब के साथ, तो क्षेत्रों में भ्रमण करता था, तो मुझे पुरानी मूर्तियां मिलती थी और वो मूर्तियां इतनी मतलब कोई 9वीं शताब्दी की, कोई 11वीं शताब्दी की, कोई 10वीं शताब्दी की। तो उन मूर्तियों का मैंने संकलन किया और संकलन मैंने यहाँ पर जो म्यूजियम में मैं लाया मूर्तियों को, तो 3 तरह से यहाँ मूर्तियां आई। पहली मूर्ति जो है मैंने अपने सर्वेक्षण के दौरान जब मैं टूर पे निकलता था तो मैंने मूर्ति इकट्ठी की। दूसरी मूर्ति मैंने उत्खनन के द्वारा, जहाँ एक्टिविशन होता था तो खुदाई के दौरान जो मूर्ति अच्छी रियल मूर्ति अच्छी मिली तो मैंने वहाँ लेके आए। उसके बाद तीसरी मूर्ति हमने स्मगलरों से पकड़ी। स्मगलर लोग जब इसको बाहर ले जाते थे मूर्तियों को, तो वो मैंने हमारा जो मुखर तंत्र है वो मैंने तैयार किया और मुखर तंत्रों को कई बार मैंने जिस तरह से पिक्चर में हीरो और उसको बताया जाता था, नकली नोट छपवा के और उन मूर्तियों को ग्रहण करना, तो सौदा करने के बाद इस तरह से मूर्ति मैंने स्मगलरों से ही प्राप्त की और उस स्मगलरों को जेल भेजा और कई तो अभी तक स्मगलर मुरैना में अभी कोई भटक नहीं रहा है। ये खौफ कर दिया है पैदा कि ये मूर्ति या कोई भी तस्करी करता है तो तुरंत पकड़ा जाएगा। इस तरह से मूर्ति मेरी कई बार कोर्ट से हमारे पास भी आई और यहाँ की कुछ प्रमुख मूर्तियां हमारा सैब एग्जीबिशन में, जैसे गणेश एक प्रतिमा और सैब एग्जीबिशन में उमा महेश्वर की प्रतिमा, यहाँ से सैब एग्जीबिशन के लिए फ्रांस के लिए सिलेक्शन हुआ था। बाद में वो गई नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा बाहर का एक वैसा संदेश हो गया था कि वहाँ जाके मूर्ति रह जाती है, तो उनका सिलेक्शन होने के बाद फिर बाद में भेजी नहीं थी। तो इस तरह के मुरैना में जो विरासत जो सजी हैं मूर्तियां और ये प्राकृतिक और पुरातत्व दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, विरासत है, उनको हमने इस तरह से यहाँ पर लाके बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के बाद कई बार
गाड़ी जाती थी तो गांव के लोग जो है ये होते थे, बोला कि अरे साहब ये यहाँ से नहीं जाएगी मूर्ति और ऐसा। तो उनको इससे सोहनिया में मैंने कैंप किया, तो उसमें एनएसएस के लड़कों को कैंप किया था। एनएसएस के कैंप से जो सोहनिया की मूर्ति पूरी उठवाई वहां से। कुछ दबंग लोगों से पंगे हुए, दबंग लोग कहते थे साहब मूर्ति नहीं जाएगी, उनके घरों से बरामद किया और बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता था। तो फिर मैंने वहां के दबंग लोगों को थाने में बंद कराया और बंद कराने के बाद मूर्तियों का संकलन किया और उनको यहाँ तक लाए। लेकिन शाम तक उनकी समझ में आ गया ये पुरातत्व महत्व की मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां इस तरह से नहीं रखी जा सकती हैं। तो वो लोग स्वतः ही उन्होंने माफी मांगा और शाम को फिर मैंने उनको छुड़वाया। इस तरह से हमने यहाँ संकलन करने में मूर्तियों का और पुरातत्व के म्यूजियम बनाने में बहुत ही मशक्कत और काफी मेहनत करनी पड़ी, तब आज इस मुकाम पर ये पुरातत्व की बिल्डिंग है। और यहाँ पर अभी हम जो है ये नई बिल्डिंग बन गई है, पहले पुरानी बिल्डिंग थी उसमें ही हमने पूरा समावेश करने की कोशिश की थी। अब तो हमारे पास बहुत जगह है और हमने फिर उसके बाद जब बड़ी जगह को हमने निर्मित कराने की कोशिश की तो यहाँ पर हमें केंद्रीय मंत्री तोमर साहब का बड़ा सहयोग मिला, जिसमें हमने यहाँ के बंगले को अपने पुरातत्व में शामिल किया, उसको तोड़वाया। या सामने 10 दुकानें होती थी उनको तोड़वाया, वो भी एक चैलेंजिंग पॉइंट था सर, बिल्कुल। कि इतना दुकानों को कोर्ट वोट भी गए, उनको सबको निरस्त कराया। इधर सीएमओ बंगला था, पीएचई बंगला था और कई क्वार्टर्स थे। इस तरह से हमने सारे उनको तोड़वा के इतनी सारी जगह यहाँ म्यूजियम के लिए निकाली है, जो निश्चित रूप से इस अंचल, चंबल क्षेत्र के अंचल के लिए एक प्राकृतिक विरासत और पुरातत्व विरासत को संजोने के लिए एक बहुत बड़ा हमारे पास सेंटर हो गया है और काफी दूर से यहाँ पर पर्यटक लोग यहाँ आ रहे हैं और इनको देख रहे हैं। सर, जैसा आपने बताया कि इतनी सारी चुनौतियों का सामना करके आप यहाँ तक पहुँचे, आपने इस मुकाम को हासिल किया है। ना सिर्फ आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पुरातत्व के लिए इतना योगदान दिया जीवन का। सर, अगला सवाल मेरा ये है आपसे, क्योंकि आपने पूरे मुरैना को, पूरे चंबल संभाग को पुरातत्व का महत्व समझाया है। सर, मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारी अभी नई संसद बनी है उसका रिसेंटली अभी उद्घाटन हुआ है और हमारी जो पुरानी संसद थी उसकी प्रेरणा हमारे मुरैना में एक मंदिर 64 योगिनी मंदिर है, वहां से ली गई थी। तो सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मुरैना के अंदर, चंबल संभाग के अंदर ऐसे और कौन कौन से प्रेरणादायी स्मारक हैं या स्थल हैं या मंदिर कहें जो लोगों को देखना चाहिए या बाहर से लोगों को देखने आना चाहिए। मुरैना चंबल संभाग में देखा जाए तो मुरैना जिला पुरातत्व की दृष्टि बहुत ही रिच स्थान है। ये जो आप खजुराहो और अन्य स्थलों को चलते हैं तो वहां पर कुछ ही मंदिर हैं। यह हमारे मुरैना जिले में सबसे पहले यहाँ पर बटेश्वर के समूह मंदिर भी है। अच्छा। तो ये लगभग 200 से अधिक मंदिर हैं जी, जो गुरुकुल, कभी गुरुकुल रहा होगा, आज उसको बटेश्वर के समूह मंदिर को देखने के लिए जो प्रतिहार कालीन है, 6वीं से लेकर 9वीं तक इसका पीरियड है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा मंदिरों का एक समूह श्रृंखला मंदिर है। इस तरह के मंदिर आपको पुरातत्व दृष्टि से कहीं नहीं मिलेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ जहाँ पर कुंड भी है, कुंड से वो अभिषेक होता था उस समय और प्रत्येक मंदिर पर एक पंडित रहता था जो शिव की पूजा अर्चना करता था। एक विष्णु मंदिर भी है, इस तरह से वहाँ काफी मंदिर हैं। दूसरा, यहाँ हमारे जिले में पढ़ावली की गढ़ी है जी। पढ़ावली की गढ़ी का परिवर्तन 3 कालों में हुआ वहां पर, और पढ़ावली की गढ़ी में आप देखा जाए तो पढ़ावली में रामायण और महाभारत के कुछ चित्रांकन है। रामायण में और महाभारत में कृष्ण जन्म से लेके अन्य झांकियां हैं उसमें, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव का काफी अंकन है उसमें। और इनके साथ साथ त्रेता युग और सतयुग की कहानियां भी वहां प्रचलित हैं जी। जो चीज खजुराहो में देखने जाता है आदमी, कामुक सेक्सी आसन है वहाँ, तो खजुराहो इसी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो वो हमारे उसमें पढ़ावली की गढ़ी में वहाँ सेक्सी आसनों का पिलरों पे सिंगल और डबल, कपल, इस तरह से
पूरा समूह के रूप में सेक्स को बताया गया है। तो इससे ये होता है कि एक कहानी की योग से भोग की ओर, भोग से योग की ओर, भोग से योग की ओर, इंद्रियों पर काबू, इंद्रियों पे काबू। जी। जब किसी से कहा जाए आज के अभी जैसे बोला योग कर लो, तो कोई नहीं करेगा, बोला पहले भोग लेते हैं तब करें। इस तरह से कि जैसे खाना अपन तृप्त हो जाए और कोई रबड़ी भी लेके आए कि बोले साहब रबड़ी खा लो, तो मना कर दिया जाए। इसी तरह से भोग इतना हो जाए कि बिल्कुल स्पष्ट मना हो जाए, तब योग की ओर जाएगा। तो ये पढ़ावली हमको उस तरह का एक अपना ज्ञान भी देती है कि जो है इस तरह से पूरे राजा महाराजाओं के द्वारा उस तरह से इस तरह का एक बनाया गया पढ़ावली की गढ़ी है। तीसरा यहाँ पर नरेसर है। नरेसर में शिव से संबंधित गणेश और इसका पूरा एक मंदिरों की एक श्रृंखला है जो देखने को मिलती है नरेसर में। और यहाँ पर सोहनिया ककनमठ मंदिर है। सोहनिया ककनमठ मंदिर 11वीं शताब्दी का मंदिर है, जो मिट्टी के टीले पे बना हुआ था। और ये कीर्तराज राजा, कच्छप घाट के राजा की रानी ककनावती के लिए शिव मंदिर का निर्माण हुआ था जी। क्योंकि ककनावती शिव उपासक थी, तो वो जब तक आज भी महिलाएं शिव की जब तक पूजा अर्चना नहीं कर लेती तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। तो ये ककनावती के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज शिव मंदिर है। उसी ककनावती के नाम पर इस मंदिर का नाम ककनमठ मंदिर कहलाया। तो आज ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, 11वीं शताब्दी का मंदिर है। और यहाँ कई लोग यहाँ आते हैं, बड़ा कैंपस है। ये 3 चरणों में बना है। पहले चरण में इसमें देवी देवताओं का अंकन है, जिसमें शिव और गणेश आदि की अंकन है। जब सोपान चढ़ के जब ऊपर जाते हैं तो पिलर है, पिलर के जब प्रदक्षिणा में जाएंगे आप मंडप अर्ध मंडप की तरफ, तो इसमें कुछ अप्सराएं और अप्सराओं में जिसमें सिर में युंगल भरते हुए, श्रृंगार करते हुए, शीशा देखते हुए, इस तरह की अप्सराओं का एक अंकन किया गया है। तीसरे में साधु समूहों का अंकन है और बीच में शिवलिंग है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें नंदी नहीं है। नंदी इस मंदिर के बाहर है, जो शिव और नंदी का एक विशेष पूजा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक शिव मंदिर है। उसके बाद आपने अभी बताया 64 योगिनी मंदिर, जो तंत्र का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ये लुटियन, एक आर्कियोलॉजिस्ट लुटियन जब आए हुए थे तो उनके द्वारा ये यहाँ से नक्शा लिया गया और ये संसद भवन, जो दिल्ली का पुराना संसद भवन है, वो इसका निर्माण किया गया। इसमें संसद भवन में, उसमें संसद भवन में यही अंतर है कि मुरैना का जो संसद ये 64 योगिनी मंदिर है, उसमें पिलर बाहर की ओर है, उसमें पिलर अंदर की ओर है। और उसमें जो अंदर है वो उसमें बाहर की ओर है। अच्छा। इस 64 योगिनी मंदिर में कुलकाएं जो बनी हुई है, गोलाकार कमरे जो बने हुए हैं, उनमें प्रत्येक कमरे में एक शिवलिंग और योगिनी हुआ करती थी। वो योगिनी और शिवलिंग एक विशेष पूजा के लिए, जिस तरह से स्त्री पुरुष सृष्टि को रचाने वाले और करने वाले होते हैं, इसी तरह से उसमें शिव और योगिनी का एक विशेष महत्व होता है। तो उसमें विशेष पूजा उस शिव और योगिनी की होती थी, जिसमें जो भी श्रद्धालु या उसमें पर्यटक उसमें आज भी यदि उस गलियारे में घूमते हैं तो कितना भी लंबा और कितना भी छोटा हो, उनके सामने झुक के ही उसमें प्रवेश किया जाता है और पूरा गलियारे में घूमता है। उसके बीचों बीच जो गर्भगृह है, उसमें एक बड़ा शिवलिंग होता था, जहां से कोई जैसे बड़ा गुरुकुल या मठाधीश या जो भी उसका पंडित रहता था, वो वहां से उसको पूरी सृष्टि को उसका मंत्र उच्चारण करता था और वो चारों तरफ घूमते थे। और उसमें वो अपना यज्ञ हवन और पांच क्रिया जो भी होता था उस तरह का वहाँ किया जाता था। जी। आज भी उसमें देखा जाए तो यदि आप उसमें क्या है कि ये सभी जो मंदिर बनाते हैं वो ऐसे ही नहीं चाहे जहां बना दिया जाए, लेकिन सूर्य की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मिला के फिर इस जगह का चिन्हित किया जाता है कि कहां पर किस तरह से बनाना है। तो ये 64 योगिनी मंदिर जो बनाया है, उसमें सूर्य की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखते हुए बिल्कुल
सेंटर में पॉइंट होता है, तभी वहां उसका निर्माण किया गया। आज भी यदि वहां जाए तो जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो अपने आप वाइब्रेशन, एक नई शक्ति सामने आती है, जो अपन को वहां ऐसा एहसास होता है कि मैं किसी अच्छे स्थल पे हूँ। तो इस तरह का एक तंत्र का विश्वविद्यालय भी यहाँ है। लोग बहुत पर्यटक लोग यहाँ आते हैं। तो सर, जैसा अभी आपने ककनमठ मंदिर के बारे में बताया, तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोकल में यहाँ मुरैना के अंदर एक कहानी प्रचलित है कि ककनमठ मंदिर को रातों रात भूतों ने बनाया था। जी। तो सर, हमें उस कहानी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली इस मंदिर का निर्माण जी लगभग 15 साल के बीच में हुआ। 1015 से 1035 के बीच में इसका निर्माण किया गया। और लोग ये जानते हैं कि इस तरह का मंदिर, चूंकि आज आर्किटेक्ट और काफी चीजें इस तरह की हैं कि बड़े अच्छे से उसको निर्माण किया जा सकता था। उस समय ऐसा कुछ होता नहीं था जी। लेकिन उस समय एक मिट्टी का ढेला से पूरा बनाया जाता था। हाँ। और उस पे हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधे से वो मंदिर से ऊपर पहुंचाया जा सकता। पहले मिट्टी के टीले पे ही बना था। अच्छा। चूंकि नीचे जा रहा था तो विभाग के द्वारा जब देखा गया कि गिर रहा है, टूट रहा है, तो उसमें देखा कि वो नीचे जा रहा है, तो उसमें फिर ग्राउंडिंग किया गया। उसमें नीचे जमीन में छेद करके, होल करके, और उसमें सीमेंट हवा भरी तो ऊपर उठा। उसके बाद उसका प्लेटफॉर्म अभी विभाग के द्वारा 10-15 साल में ही बनाया गया है जी। तो लोगों की ये एक अप्रत्याशित घटना लगती है, तो इसलिए ये लोगों की ये भ्रांति है कि इसको एक रात में भूतों के द्वारा निर्मित किया गया। अब और वो बताते हैं कि साहब सवेरे के प्रहर पे किसी महिला ने हाथ की चक्की चला दी, तो वो छोड़ के, अधूरा छोड़ के भाग गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये काफी 10-15 साल में बनके तैयार हुआ मंदिर है। और इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक दूसरी किंवदंती और है जी, कि जिस दिन 9 काने नाई जात के दूल्हे की बारात जिस दिन यहाँ से निकलेगी, उस दिन ये भरभरा के गिर जाएगा। अच्छा। एक अप्रत्याशित घटना है ये। मतलब 9 पहले काने, फिर नाऊ जाति के वो दूल्हे वहां से क्यों निकलेंगे भाई? बारात जंगल में क्यों जाएगी उनकी? तो इस तरह से कहानियां, किंवदंतियां स्थानीय लोगों ने बना रखी है कि भूतों ने बनाया, कि ये हुआ, काने रोज दूल्हे निकलेंगे। तो एक भ्रांतियां हैं जो केवल किंवदंतियां हैं, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। इसमें काफी 10-15 साल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। अभी कौन बनेगा करोड़पति में भी अमिताभ ने पूछा था, ककनमठ मंदिर कहाँ है, किस शताब्दी में बना है, किसी ने बता नहीं पाया था वो। तो इस तरह का एक मुरैना का एक पुरातत्व बहुत ही अच्छे उस पे स्तर पे है। ठीक है सर। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चूंकि हमारा जो भारत है वो अपने आप में कल्चरल और हेरिटेज रूप में काफ़ी समृद्ध है, रिच है। तो सर, इस हेरिटेज को मेंटेन करना, मैनेज करना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क तो है ही। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि आपके लिए संभागीय स्तर पर, जिले स्तर पर विरासत को सहेज के रखना, लोगों तक उस विरासत के मैसेज को पहुंचाना, ये कितना सरल है या कितना चुनौतीपूर्ण है ये आपके लिए? देखिए, इसमें संजय जी, इसमें क्या है कि पूरा ये तो निश्चित है कि इसमें चैलेंजिंग है, चुनौती है। जी। क्योंकि बजट इतना होता नहीं है कि हम लोग कोई इस तरह के काम कर सके। बजट इतना नहीं है कि हम लोग क्षेत्र में जाके कोई मूर्ति को अपने पोजीशन में लाके, उसमें भी खर्चा होता है। तो ये सब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से कुछ काम किए जाते हैं, वो हम कर रहे हैं। और हम उसका एक चुनौतीपूर्ण कार्य लेते हैं। जैसे हमने कई बार स्मगलरों को पकड़ा। अभी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले हमने एक शिवलिंग पकड़ा जी। और शिवलिंग इतना महत्वपूर्ण शिवलिंग था, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता, अच्छा, सृष्टि को पैदा करने वाले, चलाने वाले, पालने वाले। ओके। तो इस तरह का ब्रह्मा, विष्णु, महेश को शिवलिंग जो पकड़ा, वो बिल्कुल तैयार, बाहर जाने को तैयार था। यहाँ से राजस्थान गाड़ी लग गई थी। और गाड़ी लगने के बाद जब उसको देखा तो उसमें वो स्मगलर लोग उसको ले जाने के लिए तैयार थे। तो हमने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद हमारा जिला प्रशासन पूरा हमारे साथ था। तो उसके बाद भी वो 2-3 बार चोरी गया। ओके। हाँ, वो हमने फिर लाके तीसरी चौथी बार में और हमने उसको यहाँ पर रखा
हाँ। और रखने के बाद हमने पूरा उसको अपने संग्रहालय में स्थापित कर दिया। और पकड़ने के बाद भी जब चोरी गया तो उसको मैंने यहाँ विज्ञप्ति उसके निकाला कि इस तरह से हमने ये पकड़ा है शिवलिंग। मीडिया कर्मियों की इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता है। ब्रह्मा के 4 कोण हैं, जी विष्णु के 8 कोण हैं जी और शिव का आधा चंद्रमा है ऊपर। जी। इस तरह से तीनों को मैंने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग है जो हमने अपने म्यूजियम में दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कई लोग यहाँ पर आए और उसको देखकर और उसको ठीक भी हुए। कुछ विक्षिप्त लोग भी आए, वो भी उसके दर्शन की परिक्रमा करके सही हुए। इस तरह का एक शिवलिंग हमारे पुरातत्व संग्रहालय में इसी तरह की कई मूर्तियां हैं जो अपने आप में एक अनूठी है, जो हमने ईश्वर से पकड़ी है। लोगों के जीवन में बदलाव भी लेके आती हैं। हाँ, बदलाव भी। कुछ मूर्तियां हैं जो तो मूर्तियों की शक्ति है, वही शक्ति के वैसे भी शिवलिंग को ऐसा बताते हैं कि जो उपेक्षित शिवलिंग है यदि उसकी पूजा कर लिया जाए तो तुरंत फल देता है। ओके। जिस तरह से मंदिरों के जितने शिवलिंग हैं वो इतनी फलदायी नहीं है जी। शिवलिंग के बारे में बता रहा हूँ, अन्य मूर्ति के बारे में नहीं। हाँ। शिवलिंग यदि आपको कहीं भी उपेक्षित मिल जाए, कहीं पूजा नहीं हो रही हो, आप उस शिवलिंग की पूजा कर लें तो तुरंत आपको फल देगा वो। इस तरह का हमारे यहाँ मुरैना के हमारे पुरातत्व संग्रहालय में सारी मूर्तियों को संजोया गया है और स्मगलरों से पकड़ा गया है। सर, आपकी बातों से मुझे ये समझ आ रहा है कि हमारी जो हेरिटेज है उसके अंदर साइंस भी है जी, ज्योग्राफी का भी मिक्सचर है, साथ में फिलॉसफी तो देखने को मिलती ही है। हमारे जो पूर्वज थे या जो पहले के लोग थे वो क्या सोचते थे, किस तरीके से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे और लोगों में क्या मैसेज पहुंचाना चाहते थे। सर, आज की डेट में, आज के जो कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया का दौर है या अभी कहें कि मोबाइल गेमिंग या बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूथ को घेरे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से सर हमारे दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा जो हेरिटेज है, कल्चर है, उसके बारे में आप हमारे जो यूथ पॉपुलेशन है उसको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? एक्चुअली है क्या, आजकल का यूथ ज्यादातर वेस्टर्न सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहा है जी। उसको मोबाइल और उसको टीवी और इनसे फुर्सत ही नहीं है। लेकिन यदि इस तरह के यूथ इससे हटके यदि इधर आएगा तो उन्नति का रास्ता, सभी नौकरियों में भी हमारे यहाँ का मुरैना के पुरातत्व के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन जब आता है यूथ हमारे पास, जब चारों तरफ से हो जाता है, जब वो सोचता है कि अब हमको इससे हटना है और पीएससी या यूपीएससी या कहीं भी मेरे पास एक महीने के पढ़ने के लिए लोग आते हैं कि बोलो साहब मुझे थोड़ा बता दें, उसमें यहाँ के बारे में जो पूछा जा रहा है, वहाँ के हमें कुछ नहीं मालूम है जी जी। तो मैं उनको क्लास भी लेता हूँ जी। और एक आधार पाठ्यक्रम के उसमें जीवाजी यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स भी चालू किया था जिसमें से हमारे यहाँ के 100 नंबर उन्होंने रखे थे और वो 100 नंबर मेरे के द्वारा दिए जाते थे उनको और स्टूडेंट को। तो मैं ये चाहूंगा कि एक बार जो है यदि अपनी विरासत को समझने के लिए, अपने यहाँ के पुरातत्व विरासत को सजोने के लिए, समेटने के लिए और उसको समझने के लिए, जिस तरह से अपने घरों में जो फोटो लगाते हैं लोग, तो केवल मदर, फादर और ग्रैंडफादर, दादा तक केवल जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते, तो फोटो भी उतार देते हैं। लेकिन म्यूजियम एक ऐसा साधन है, यहाँ पर अपनी पूरी विरासत को, मतलब हजारों साल पुरानी विरासत को, अब 5वीं 6वीं शताब्दी से लेके लगभग 1,500-2 हजार साल, बल्कि यहाँ पर रॉक शेल्टर है मुरैना जिले में, रॉक शेल्टर के बारे में नहीं बता पाया था, जो भीमबेटका से भी पुराना है। भोपाल का भीमबेटका प्रसिद्ध है रॉक शेल्टर, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़गढ़ केव के नाम से रॉक शेल्टर है। और वो रॉक शेल्टर यहाँ पर लगभग 80 गुफाएं मिली थी, जिसमें से 8-10 गुफाओं को आराम से देखा जा सकता है। और उसको वहां पर पूरा हमारे म्यूजियम में भी उसको हमने लगाया है और उसको रॉक शेल्टर को देखने में, और उसको अपने स्थानीय भाषा में उसको लिखी चाट के नाम से दिया गया है। तो मैं आज के युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि यदि वो अपने म्यूजियम को, अपने स्थानीय म्यूजियम को ये देख ले तो उसको विरासत पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारी विरासत क्या थी, किस तरह के सजोया गया, राजा महाराजा ने किस तरह का किया। तो आजकल कोई राजा महाराजा ज्यादा रहे नहीं,
तो हमारा विभाग, पुरातत्व विभाग ही ऐसे किलों और उनको सबको संरक्षित किए हुए है और उनकी देखरेख कर रहा है जी। मैं अंत में दर्शकों को यही कहूंगा, पर्यटकों को यही कहूंगा, यदि उसके पास थोड़ा सा भी समय है तो यहाँ चंबल विरासत, अभी हमने रिसेंटली यहाँ पर चंबल विरासत जो हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा एक स्थान खोजा है। अभी मैं कल परसों भी होके आया हूँ जी। उसमें चंबल के भर के लोग, बाहर के आदमी आते हैं, वो चंबल में सब डाकू रहते थे, वो होते मतलब चंबल को बदनाम कर रखा है, मुरैना को बदनाम कर रखा है। लेकिन यहाँ एक पहलू धवल पक्ष इसका ये भी है कि चंबल में किस तरह से पुरातत्व विरासतें थी, किस तरह से लोग ऋषि मुनि साधु संत रहते थे। तो एक बार यदि यहाँ आके उसका भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा उनको अपनी विरासत समझने का और उसके ऊपर जाने का युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। तो एक बार चंबल में आकर और ये पुरातत्व विरासतों को जरूर देखें, जिससे सारा यहाँ का पुरातत्व और उसके लिए काफी लोगों को समझ आ सके। निश्चित तौर पे सर, जो आपने सारी चीज़ें हमको बताई यहाँ के पुरातत्व के बारे में, यहाँ की धरोहर के बारे में, ये मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों तक पहुँचेंगी, वो इस बात को समझेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, वो मुरैना आकर, चंबल के इस क्षेत्र में आकर यहाँ की धरोहर को देखने के लिए कुछ समय निकालेंगे। और हर चित्र बोलता है, हर आकृति अपने आप में कुछ कहती है। जरूर समय निकालिए, यहाँ पर आइए। सर के माध्यम से, सर की जो मदद अगर आपको लगती है, सर से आप मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ मुरैना में जिला संग्रहालय के अंदर आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, अंत तक देखें और लोगों तक इस मैसेज को शेयर करें कि हमें हमारे हेरिटेज को खुद ही बचाना है। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पर बातचीत करके, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने दर्शकों की ओर से कि आपने हमें यहाँ पे आज काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।